गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय में हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में हम आज न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन या जुडिशियल रिव्यू के बारे में आज की कक्षा में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए समझते हम कि क्या होता है न्यायिक पुनर्विलोकन। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी नई अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम अध्ययन करते हैं जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अपनी पिछली कक्षाओं में इस शब्द के बारे में जरूर सुना है या इससे बड़े वाकिफ है। क्या होता है न्यायिक पुनर्विलोकन? नाम से स्पष्ट होता है कि किसी भी विधि का, किसी भी नियम का एक प्रकार से पुनः अवलोकन करना, पुनः उसको देखना, जांचना, परखना। तो उसी प्रकार से जो न्यायिक मामले हैं उनसे पुनः एक प्रकार से उसको जांचने का या अवलोकन करने की जो शक्ति है वो न्यायिक पुनर्विलोकन। लेकिन यहाँ पर ये हमें स्पष्ट करना है ये किसके संदर्भ में बात हो रही है, क्या है। मैं आपको थोड़ी सी इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में ले जाना चाहता हूँ। तो आइए देखते हैं। हम सभी को पता है, हमने पिछली कक्षाओं में देखा था कि भारतीय संविधान पर ब्रिटिश शासन व्यवस्था यानी ब्रिटिश मॉडल और अमेरिकी मॉडल दोनों का भी प्रभाव रहा है। हम ब्रिटिश मॉडल की बात करें तो देखिए, ब्रिटिश मॉडल के तहत हमें संसदात्मक शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया है और संसदात्मक शासन व्यवस्था में संसद सर्वोच्च होती है। संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में न्यायपालिका प्राय कमजोर होती है। तो हमने जो हमारी संसदात्मक व्यवस्था के तहत हमारे देश में जो व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, लेकिन साथ ही साथ हमने अमेरिकी मॉडल की तरह अध्यक्षात्मक शासन में जो विशेषता हमें दिखाई देती हैं, जिसमें प्राय जो न्यायपालिका होती है वो बेहद सशक्त होती है, मजबूत होती है और शक्ति से संपन्न होती है। हमने हमारे देश की परिस्थितियाँ, देश की स्थिति को देखते हुए दोनों तत्वों का हमने मिश्रण किया है। अर्थात हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है, उसमें किसी प्रकार का कार्यपालिका व्यवस्था के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, अपने आप में वो स्वतंत्र है। लेकिन इसके साथ हमने स्वतंत्रता रखने के साथ साथ हमने अमेरिकी मॉडल से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को भी हमने स्वीकार किया गया है। हमारे संविधान में इसको भी हमने स्थापित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में जिस प्रकार से जो हमने शासन व्यवस्था का जो ढांचा स्ट्रक्चर किया है उस पर अमेरिकी और ब्रिटेन दोनों का एक मिला जुला स्वरूप है। उसमें स्पष्ट ये उदाहरण अर्थात ये लक्षण परिलक्षित होता है। तो देखिए, हमारे यहाँ पर न्यायपालिका स्वतंत्र है, ठीक है, उस पर किसी प्रकार का कोई भी संसद द्वारा अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं है। एक तो ये बात होगी। दूसरा, हमने जो न्यायिक पुनर्विलोकन जो शब्द आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये शब्द हमने अमेरिका से अपनाया गया। अमेरिका से ये व्यवस्था को स्वीकार किया गया है। अर्थात हमारे देश में हमारी न्यायपालिका के पास ये जो शक्ति है ये हमने अमेरिका के संविधान से स्वीकार किए गए हैं। अब देखिए, आप सभी को पता है संविधान की विशेषता के बारे में आपने अध्ययन किया है कि संविधान देश की सर्वोच्च विधि है। इस देश में सबसे बड़ा संविधान है। हम संविधान के अनुरूप चल रहे हैं, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। हमारे देश की सर्वोच्च विधि है वो संविधान है। हम संविधान के पालन करते हुए हमारे संपूर्ण भारत देश का सब कुछ पूरा कानून व्यवस्था, हमारी संसद सरकार सब कुछ उसी पे अनुकूलित मतलब उसके अनुरूप ही संचालित हो रही है। तो कल्पना कीजिए कि किसी को संविधान का उल्लंघन करने का अधिकार है, और सोचो कि अगर कोई संविधान का उल्लंघन करे तो उसको रोकेंगे कैसे? संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास है? ये सब कौन करेगा? तो मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूँ कि हमारे देश में संविधान की रक्षा और उसकी सर्वोच्चता बनाए रखने की जिम्मेदारी है वो हमारी न्यायपालिका के पास है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास, हमारी सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च अदालत के पास है।
हमारे देश में संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। समझ गया कि इस देश में संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान के अनुसार ही शासन व्यवस्था चलेगी। संविधान का उल्लंघन करने के किसी भी संघ सरकार, किसी भी राज्यों की सरकारों को अधिकार नहीं है और इसकी सर्वोच्चता बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी किसके पास है? हमारे सर्वोच्च न्यायालय। और यही नहीं, अगर हमारे संविधान में जो भी लिखित उपबंध है, जो भी उसमें लिखा हुआ है, अगर किसी प्रकार की व्याख्या करनी है तो भी ये शक्ति किसके पास है? हमारे सर्वोच्च न्यायालय की। अर्थात संविधान की व्याख्या करना, संविधान की रक्षा करना तथा उसकी सर्वोच्चता बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है, वो किसकी है? हमारी सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका की। बात स्पष्ट हुई? जरूरी है क्योंकि संघात्मक देशों वाले व्यवस्थाओं में या उस व्यवस्था के अनुरूप जो संचालित होने वाली शासन व्यवस्थाओं में संविधान सर्वोच्च होता है और संविधान के अनुरूप ही सब कुछ शासन व्यवस्था चलती है और संविधान के अनुरूप ही शक्तियों का वितरण होता है। तो ये सब होने के लिए भेद आवश्यक है कि संविधान सर्वोच्च हो, संविधान की रक्षा हो और न्यायपालिका वो स्वतंत्र हो। अनावश्यक किसी प्रकार का व्यवस्थापिका कार्यपालिका द्वारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यह कहलाती है हमारी सर्वोच्च न्यायालय की जो संविधान और संविधान की सर्वोच्च रक्षा की जो प्रणाली है उसके बारे में हमने स्पष्ट किया। अब सोचो, नाम से स्पष्ट होता है न्यायिक पुनर्विलोकन। आप सभी को पता है कि हमारे देश में कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। केंद्र में संसद के पास, हमारे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और राज्य में राज्य की सरकार। लेकिन संविधान में संशोधन करना है तो शुरुआत तो संसद से होती है। तो आप देखेंगे कि हमारी जो संघीय अर्थात केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट, संघीय और राज्य विधानमंडल अर्थात राज्य की सरकारें, केंद्र सरकारें और राज्य सरकारों के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है या फिर वे अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कानूनों का निर्माण करते हैं या फिर वो हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण करते हैं। तो ऐसी प्रत्येक विधि अथवा कार्य को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। यह कहलाता है न्यायिक पुनर्विलोकन। अर्थात मैंने स्पष्ट किया ना आपको कि इस कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है और राज्य के विधानमंडलों के पास। अगर ये कोई हमारे संविधान के खिलाफ, संविधान में लिखित प्रावधानों या संविधान में लिखित उपबंधों के खिलाफ ऐसा कोई कानून का निर्माण करते हैं या फिर संविधान में जो बताई हुई सीमाएं, उन सीमाओं का अतिक्रमण करके या बाहर जाकर वो कानून का निर्माण करते हैं या फिर हमारे भारतीय नागरिकों को जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उन मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जाकर कोई काम करते हैं या मौलिक अधिकारों को छीनने या उसको हड़पने का कोई कानून का निर्माण करते हैं, तो ऐसी प्रत्येक विधि को या ऐसे प्रत्येक कार्य को हमारी सर्वोच्च न्यायालय है उसको बिल्कुल अवैध घोषित कर देगी, उसको निरस्त कर देगी, उसको अवैधानिक घोषित कर देगी, क्योंकि ये ताकत हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है और ये कहलाती है न्यायिक पुनर्विलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू। जो भी जिस कानून का निर्माण किया है उस कानून का रिव्यू करना, जांचना, देखना कि जिस प्रकार से संसद ने या हमारे राज्यों के विधानमंडल द्वारा कोई कोई कानून बनाया जाता है, क्या वो कहीं हमारे संविधान के खिलाफ तो नहीं है, क्या हमारे संविधान में किसी शक्ति को सीमित तो नहीं करता है, क्या वो संविधान का उल्लंघन तो नहीं करता है, क्योंकि इस देश में शासन व्यवस्था संविधान के अनुरूप ही चलती है और संविधान के दायरे में रहकर काम किया जाता है। किसी को ताकत नहीं है, चाहे अपना कितना भी बहुमत हो या किसी भी प्रकार की ताकत शक्ति हो, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, सर्वोच्च है वो संविधान है। संविधान के अनुसार ही काम होना चाहिए। संविधान के खिलाफ जाने की ताकत किसी भी सरकार को, किसी भी केंद्रीय सरकार को नहीं है कि इस प्रकार से जो चाहे वो मन में आए और उस प्रकार से करे, नहीं, बिल्कुल कतई नहीं। इस सब कुछ शक्तियों पर सीमित अर्थात उसको रोकने का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से करता है। बात स्पष्ट हुई? अर्थात हमारी संघ सरकार, हमारी राज्य सरकारें ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे हमारे संविधान का उल्लंघन होता हो या संविधान की सीमाओं से बाहर जाकर कोई कानून का निर्माण करते हैं या फिर हमारे भारतीय नागरिकों को जो प्राप्त मौलिक अधिकार हैं उनका या उनके विरुद्ध कोई कानून का निर्माण किया जाता हो। तो ऐसा कोई भी कार्य तीनों में से किया जाएगा तो हमारा सुप्रीम कोर्ट इस शक्ति का प्रयोग करते हुए उसको अवैध घोषित कर देगा, उसको निरस्त कर देगा, उसको रद्द कर देगा। ये ताकत कहलाती है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। स्पष्ट हुआ? अब हम देखते हैं कि क्या हमारे संविधान में
ये शक्ति कहाँ पर उल्लेख है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट ये शक्ति कहाँ से प्राप्त करता है? तो देखिए समझिए, हमारे संविधान के अनुच्छेद 13, 32, 131, 132, 133 में इन शक्तियों का पूरा उल्लेख किया गया है। जरा आप याद कीजिए, जब हम मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे और मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको स्मरण कराया था कि संविधान का अनुच्छेद 13(2) बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही हमारे सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति देता है। मैं एक बार पुनः स्मरण करता हूँ कि 13(2) में क्या लिखा था। 13(2) में स्पष्ट लिखा था कि यदि राज्य को ऐसी विधि बनाता है जो संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो वह विधि उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। अर्थात अगर राज्य ऐसा कोई कानून बनाता है या ऐसी कोई विधि का निर्माण करता है जो हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करे, मौलिक अधिकारों को हड़पने की कोशिश करे, या मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करे या उसके खिलाफ हो या उससे असंगत हो, तो ऐसी विधि को उस मात्रा तक शून्य घोषित कर दिया जाएगा, अर्थात उसको रद्द कर दिया जाएगा जितने तक हमारे मौलिक अधिकारों को खिलाफ हो। अर्थात जैसा संसद ने जैसा चाहा ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि वो संविधान के खिलाफ है और संविधान में इन सब की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे सुप्रीम कोर्ट को मिली हुई है। इसलिए 13(2) में ये ताकत पूरी दी हुई है हमारे सुप्रीम कोर्ट को कि हमारी संसद के द्वारा जो भी विधानमंडल के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उनकी पूरी जांच परख करके उसका अवलोकन करें, उसको परखें कि क्या किसी संविधान के खिलाफ तो नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये ताकत मिलती है 13(2) से। अगली जो है आर्टिकल 32, अपने मौलिक अधिकार में ये पढ़ा है, क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपने देखा इसमें 5 प्रकार की रीटें जारी की जाती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा। इस प्रकार की ये जो रीटें जारी करके किसकी रक्षा करना चाहते हैं? हमारे मौलिक अधिकारों की। ठीक है, तो ये भी हमें हमारे सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद से भी ये जुडिशियल रिव्यू की ताकत है। और यही अपने जब सुप्रीम कोर्ट के कार्य क्षेत्र में हमने शक्तियों के बारे में अध्ययन किया था तो अनुच्छेद 131, 32, 33 इसमें भी अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत हमने समझा था। तो इन उपरोक्त तो सभी अनुच्छेदों से हमारे सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्राप्त होती है। ये था आपको एक प्रकार से सामान्य परिचय कि जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हो, ये शक्ति किसके पास है और संविधान के किन अनुच्छेदों से ये शक्ति प्राप्त होती है। स्पष्ट हुआ? अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे देश में संविधान के लागू होने के बाद से आज तक हमारी न्यायपालिका ने इस शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से किया है। तो हम इसको अलग अलग स्टेप में, अलग अलग चरण में इसको बांटेंगे। पहला जो चरण है वो 1950 से 1966 तक का है। 1950 से 1966 तक का है। इसमें अपन देखेंगे कि इस काल में सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया वो किस प्रकार से किया। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि 1950 से 66 तक के काल में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति का प्रयोग बेहद विनम्र और उदार रूप से किया। इसमें आपको पता है कि संविधान में अगर संशोधन किया जाता है वो 368 से किया जाता है, अनुच्छेद 368 के तहत। तो इसमें क्या किया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, क्या किया है कि अनुच्छेद 368 के द्वारा जो भी संविधान में संशोधन करने की शक्ति है वो अपनी इस न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से बेहद प्राथमिक माना, मतलब महत्वपूर्ण किसको माना? 368 के तहत। तो इसलिए 368 के तहत जो भी संविधान में संशोधन होते रहे उसमें किसी प्रकार से हमारी सुप्रीम कोर्ट ने कोई दखलंदाजी नहीं दी। इसका एक कारण ये भी था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी चाहता था कि जब हम भारत स्वतंत्र हुआ तो कई प्रकार की समस्या और चुनौतियाँ थी। ऐसा कोई बहुत लंबे और बड़े क्रांतिकारी निर्णय लेने जरूरी थे। तो अगर कोई व्यक्ति के नहीं मेरे तो ये संपत्ति के अधिकार है, जैसे भूमि सुधार कानून बनाए गए, 9वीं अनुसूची में डाले गए, तो काफ़ी जमींदारों ने इसका विरोध किया। ये तो मेरे संपत्ति के अधिकार है, मेरी भूमि को हड़प रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तब सुप्रीम कोर्ट ने देखा ये जरूरी है कि एक व्यक्ति के पास हजारों लाखों बीघा जमीन और एक व्यक्ति बिल्कुल भूमिहीन है, ये तो बिल्कुल प्राकृतिक अन्याय है, प्राकृतिक न्याय का भी उल्लंघन है। तो उस समय जो भी सरकार ने जिस प्रकार से कदम उठाए, जो भी कानून बनाए, तो उस समय उन्होंने 368 का हवाला देते हुए उसको प्राथमिक माना और इस अपनी जो न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति है उसको उसके द्वितीयक माना। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस दौर में 66 तक बेहद विनम्र रूप से हमारा सुप्रीम कोर्ट ये सब काम करता रहा।
लेकिन सबसे बड़ा खतरनाक तो मोड़ तब आता है जो 1967 से 1970 यानी द्वितीय चरण में अपन देखते हैं। तो इस चरण में हमारा सुप्रीम कोर्ट बेहद आक्रामक और सक्रिय रूप से सामने आया, क्योंकि आपको सभी को पता है कि इसके जब गोलकनाथ 1967 में गोलकनाथ मामला आया तो सर्वोच्च न्यायालय के 11 सदस्यों की पीठ ने ये जबरदस्त फैसला दिया कि संसद मूल अधिकारों में किसी तरह का संशोधन नहीं कर सकती, पूरी तरह से उस पर रोक लगा दी कि कोई संशोधन नहीं कर सकती। आपको पता होगा कि 1970 में जब सुप्रीम कोर्ट ने बैंक राष्ट्रीयकरण अध्यादेश जो लाया था उसमें संपत्ति के अधिकारों का हनन या अतिक्रमण देखते हुए उसको रद्द कर दिया था। तो इस दौर में बहुत बड़ी आक्रामक और मतलब सक्रिय रूप से सुप्रीम कोर्ट अपना काम करता है। फिर उसके बाद में अपन देखते हैं तीसरा चरण कि जब इस गोलकनाथ फैसला आया तो उसको पलटने के लिए हमारी संसद ने जो 24वां संविधान संशोधन किया। तो देखेंगे इस दौर में हमारी तत्कालीन समय में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है और सुप्रीम कोर्ट दोनों में बराबर का संघर्ष का वातावरण पैदा होता है। 1971 में इंदिरा गांधी ने संविधान 24वां संविधान संशोधन पारित करवा दिया और इसके तहत ये संसद को संविधान में संशोधन करने की असीम शक्ति दे दी, अर्थात संसद जो चाहे वो संविधान में संशोधन कर सकती है। जबकि वो गोलकनाथ फैसले में क्या कहा था कि संसद में जैसा चाहे वैसा संशोधन मतलब मौलिक अधिकारों में संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। लेकिन 24वें संविधान संशोधन से ये स्पष्ट कर दिया कि संसद को संविधान में कहीं भी संशोधन करना है तो उसके पास असीम शक्ति है कि वो संशोधन कर सकती है। ठीक है, तब इसको चैलेंज किया गया और 1973 में इसके लिए केशवानंद भारती नाम से एक फैसला दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में नहीं। अब देखो बात को घुमा फिरा के वहीं तक बात ला दी कि संशोधन कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में नहीं। अब सरकार ने पूछा मूल ढांचा क्या, तो उन्होंने मूल ढांचा बिल्कुल बता दिया। हमारे देश की संपूर्ण जो भी हमारी शासन व्यवस्था के जो स्ट्रक्चर महत्वपूर्ण है सबको स्पष्ट कर दिया कि ये सब संविधान के मूल ढांचे में शामिल है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि बहुत बड़ी उग्रता आती है दोनों के मध्य। फिर अपन अगला देखते हैं चौथा चरण 1977 से वर्तमान तक का दौर है। तो इसमें भी धीरे धीरे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि हमारी जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है भी हमारे संविधान का मूल ढांचा है, इसमें भी आप किसी प्रकार की कमी नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि हमारे इस न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति को संविधान के मूल ढांचे में शामिल कर दिया, जिससे कभी न तो कम किया जा सकता है न ही समाप्त किया जा सकता है। 1980 में मिनर्वा मिल्स मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि जुडिशियल रिव्यू है वो संविधान का मूल ढांचा है। 1981 के वामन राव मामले में भी स्पष्ट किया कि केशवानंद भारती का फैसला आया था उसके बाद से जो भी नवीं अनुसूची में जो भी अधिनियम में आदेश डाले जाएंगे उनका भी सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकेगा। 1997 में एल चंद्र कुमार मामले में भी सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि जो हमारा न्यायिक पुनरावलोकन है वो संविधान के मूल ढांचे का अभिन्न हिस्सा है, उसे किसी भी स्थिति में कम नहीं किया जा सकता। आप समझ सकते हो कि उपरोक्त सभी फैसलों के आधार पर यह हम स्पष्ट कर पाए हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है वो संविधान का एक आधारभूत हिस्सा है, मूलभूत ढांचे में शामिल है। तो इस प्रकार से वर्तमान में देख रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी के दौर में जो उग्रता थी ऐसा तो नहीं है, लेकिन सने सने अपनी इस स्वतंत्रता का परिचय देते हुए विश्व में हमारे देश की न्यायपालिका एक अपना सर्वोच्च स्थान रखती है और अपना एक स्वतंत्र परिचय दिया है और इसने हमारे संविधान में रक्षा करने में, सर्वोच्चता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। तो ये हम आज की कक्षा में हमने ये समझा, ये डिस्कशन किया कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति क्या है और हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इस शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से किया है।